नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ अब तक के सबसे खास मुद्दे पर हर रोज कोई ना कोई बातचीत तो जरूर होती है। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी, और बातचीत का मुद्दा है कि बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर जो बवाल मचा है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की ताबूत में अंतिम कील ठोकने की ये तैयारी उन्होंने खुद कर ली है। पूरे बिहार में इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। हर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस सर्वे में कौन कौन से कागजात चाहिए। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये शिविर कब लगेगी जिस शिविर में इन कागजात को लेकर जाना है। बड़ी मुश्किल ये है कि कई ऐसे भी तत्व इसमें सक्रिय हैं जो जमीन के फर्जी कागजात बनाकर जिनको परेशान करना रहता है उनको वो कर रहे हैं, और ये सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है। तो इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे बिहार का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे जाएं, कहाँ पर करें, कौन सा कागजात लेकर जाएं। ये कागजात को लेकर एक बड़ा झमेला है। इसके बारे में माने ये एक असमंजस की ऐसी स्थिति पैदा हुई कि सरकार बिना तैयारी के इसमें आई है। आपको लगता है कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है ये? नहीं, सबसे बड़ी ज़रूरत जो आप देखेंगे कि बिहार में अपराध का जो सबसे बड़ा कारण है, खास करके हत्याओं का, वो भूमि विवाद है। 50% से अधिक हत्याएं बिहार में सिर्फ भूमि विवाद के कारण होती हैं। 1 फीट 2 फीट ज़मीन या 1 कट्ठा ज़मीन इधर से उधर कोई जाना नहीं चाहता है, और ज़मीन को लोग अपने स्वाभिमान के साथ जोड़ते हैं और दूसरा कुछ विकल्प है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्वाभाविक रूप से बहुत विवाद का कारण है। ये शुरू से ही विवाद का कारण है। ये ऐसा नहीं है कि सरकार के कारण विवाद शुरू हो रहा है। ज़मीन को लेकर के हत्याएं होना, ज़मीन को लेकर के अपराध बढ़ना, ये सामान्य बात है। जमीन के विवाद से ही बिहार में आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हैं, माने 90%। ये सरकार भी मानती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और हाँ जी कुछ आप पूछ रहे थे। हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार ने इससे निराकरण की ये तैयारी की है कि ये और मामले को उलझा रही है? नहीं, क्या है कि जब चीज़ें उलझी रहती हैं तो उसको सुलझाने में काफ़ी प्रक्रिया होती है। सरकार को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए कि उसने इस दिशा में एक पहल तो की है। अब ठीक है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपाधापी में निर्णय ले लिया गया है। अब चूंकि वो पॉलिटिकल एरिना में आ रहे हैं तो वो तो कुछ बातें उठाएंगे ही और कुछ बातों पे चर्चा करेंगे ही। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं के मूल में कुछ है, तो एक बड़ा कारण जो है भूमि विवाद को लेकर के है। सरकार ने इस पर एक अच्छी पहल की है और सरकार चाहती है कि जिसकी जो ज़मीन है उसके नाम से वो ज़मीन चली जाए। आप देखेंगे कि गाँव में होता क्या था कि मौखिक बंटवारा हो जाता था, और मौखिक बंटवारा को लेकर के उसके कोई कागजात नहीं होते थे। आप भी देखेंगे आपके घर में, मेरे घर में, हमारे दादा परदादा के नाम से जो एक रसीद कटी हुई है वही रसीद कटी हुई है। तो अब यह है क्या कि आपको बताना होगा कि वो जो आपके परदादा थे उसके बाद कैसे वंशावली आगे बढ़ी और अभी तक की पीढ़ी में कौन कौन लोग हैं जीवित, और तब उसके बाद आपको ज़मीन का बंटवारा कैसे करना है आप लोग आपस में कर लीजिए। अब एक विवाद और होता है। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मैं छपरा से आता हूँ, मसरख प्रखंड है। तो वहाँ पर अब जैसे कि हमारे मौखिक बंटवारा हुआ और मेरे पिताजी मान लिए कि नहीं जाते। नौकरी करने वाले लोग अमूमन गांव में कम ही जाते थे, नहीं जाते थे, और वहाँ पे ज़मीन एक तरह से छोड़ देते थे कि चलो भाई अपना जोत उत रहा है, कोई विशेष मतलब भी नहीं रखते थे। हाँ, गांव में अगर कोई फंक्शन होता है या पहले आप देखेंगे कि जैसे कि गांव में एक आध आदमी अपना पूरे परिवार में, बृहद परिवार में, 1-2 आदमी सरकारी नौकरी करता था और वो पूरे गांव का, पूरे परिवार का खर्चा उठाता था, शादी ब्याह ये सब कुछ करता था। गांव में उसको ताना भी, उसके परिवार में उसके पत्नी उसके बच्चे ताना देते थे कि सारा बोझ आप उठाए, हम लोग को क्या मिलेगा। तो वो कहता था चलो इसी तरह चल रहा है, बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि गाँव से। लेकिन अब जो बात आई है, अब इसका कंट्रीब्यूशन, और उस समय ज़मीन तो कहीं जाएगी नहीं, ज़मीन तो उन्हीं लोगों की है जो, अगर मान लीजिए कि हम नहीं जा रहे हैं, मेरे पिताजी नहीं जा रहे हैं, मेरे आपके पिताजी नहीं जा रहे हैं, तो ज़मीन तो कहीं नहीं जाएगी। और ज़मीन इसी बीच होता क्या था कि हमारे मान लीजिए कि हमारे चाचा ने वो ज़मीन बेच दी, तो बेची तो वो अपने हिस्से की बेची या मेरे हिस्से की बेची या कॉमन हिस्से की बेच दी। वो तो जो गांव में रह रहे हैं वो क्लेम करेंगे कि नहीं
हमने आप मैंने कॉमन ज़मीन बेच दी या आपके हिस्से की ज़मीन बेच दी, आप यहाँ आते ही नहीं तो आपका यहाँ बचता क्या है। लेकिन अब ये सरकार इन सब बातों को नहीं मानेगी। अगर जिसके नाम से रसीद अंतिम बार कटी है उसके बाद वो ज़मीन किसके पास कैसे आई है ये उनको साबित करना पड़ेगा। जी। अब तो इसमें एक और है, पप्पू यादव ने इसको कोट किया है कि ये भाई बहन का झगड़ा लगाने वाला अब सर्वे हो रहा है, क्योंकि अब वंशावली में बहनों का भी नाम जुटेगा, तो हिस्सेदारी में बहनों का भी हिस्सा होगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन है क्या कि हमारे यहाँ जो सामान्य हिंदू प्रक्रिया में होता है कि बहनों को एक दहेज दे करके उनके घर भेज दिया जाता है। और मतलब दहेज का मतलब है क्या कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी शुरू करे, तो आप देखेंगे कि उनको एक क्या कहते हैं वो स्त्रीधन दिया जाता है। उनको दहेज में क्या स्वर्ण दिया जाता था, घर हाउस होल्ड के सामान दिए जाते थे। अब जैसा ट्रेंड पहले नहीं था, सोना दे दिया गया 4 भर 10 भर, जितना जिसकी हैसियत हो उस हिसाब से अपनी बेटी को सोना दे देता था। और बेटी की शादी में ज़मीन भी लोग बेचते थे, ये भी बात सही है। तो जब बेटी की ज़मीन बेच दी गई, बेटी के हिस्से की ज़मीन बेच दी गई, अब ये सरकार जो कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट का निर्णय इसलिए आया था कि कोर्ट ने कहा कि भाई लड़की को आप ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन आज के एडवांस दौर में क्या है, वो आज के संदर्भ में देखता था ना। कोर्ट ने देखा कि लड़की को दहेज नहीं देना पड़ता है क्योंकि दहेज गैर कानूनी है, तो दहेज देना नहीं है, पैसा देना ही नहीं है, लड़की की शादी में पैसे खर्च ही नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से लड़की का तो राइट बनता है। लेकिन धरातल पर ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपसे भी आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं और हमारे दर्शक भी परिचित हैं। लेकिन ऐसे विवाद अभी बहुत तेजी से आए कि बहनों ने वो कर दिया कि हम लेंगे अपना हिस्सा। हाँ, वो आखिर पैसा कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन पैसा छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन कब से वो लेनी है। अब हो सकता है क्या कि हमारी दादी मैंने हमारी दादाजी की जो बहन, हमारी फुआ जो लगेंगी, दादी फुआ, तो वो उनके परिवार वाले लोग भी चले आएंगे कि हमको भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। तो अब इस हिसाब में तो थोड़ा सा सरकार को इस बारे में प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आप देखिएगा कि क्या है कि अगर प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे जीएसटी शुरू में आया था तो कितनी उलझी हुई प्रक्रिया थी, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू होता है। क्या है कि जब हम चलना शुरू करते हैं ना, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे तो पहले लोग इतने लैस होकर के हेलमेट वगैरह लगा करके नहीं खेलते थे। 70 के दशक में लोग नहीं खेलते थे, चोट वोट लगता था तो हेलमेट पहन लेते थे। आज खिलाड़ी जाता है तो पूरी तरह से लैस होकर के जाता है, कोई चोट हमको नहीं लगे। ये ऐसी समस्याएं लेकिन आ रही हैं कि जो 5 भाई हैं, ज़मीन का बंटवारा इन्हीं 5 में होना है। बड़े भाई जो गांव में रहते थे उन्होंने कुछ ज़मीन पहले बेच दी जब बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच दी। अब 5 ही कट्ठे या 5 बीघा बचा हुआ है जिसमें 5 भाइयों में बंटवारा होना है। लेकिन अब वंशावली में बहनों का भी नाम जुट गया, तो अब वो 10 लोगों में बंटवारा होना है। तो ये एक मुश्किल आ गई है, सब लोगों के साथ ये हो रही जी। इसमें सरकार ने एक अच्छा नियम लगाया है कि अगर कहीं कोई ज़मीन जिसमें कोई विवाद नहीं हो वो तो आसानी से सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन जिस ज़मीन में विवाद है तो आप उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये भी तो होता है ना कि आपकी ज़मीन मैंने बेच दी, मैं दबंग हूँ, मैंने आपकी ज़मीन बेच दी, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आपको मार खाने का डर है या फिर आपको बहुत ढंग से प्रताड़ित किया जाएगा। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हमने बेच दी है तो अब आप आपत्ति कर सकते हैं, आपत्ति अपनी दर्ज कराइए कि नहीं वो मेरी ज़मीन थी, उन्होंने कैसे बेच दी। एक आम ये लोग जो हैं वो परेशान इसको लेकर भी हैं कि जिसको परेशान करना है तो कोई फर्जी कागजात बना के, और ये तो दाखिल खारिज का जो समस्या सर्किल अफसर ने बना के रखा है वर्षों तक लंबित रख के, तो फर्जी कागजात बना के और उस पर दावा कर दे रहा है। तो अब तो एक आदमी फंस गया जिसकी ज़मीन है वो उसका रसीद कटाते रहा है लेकिन वो फंस जा रहा है। नहीं, वो सरकार को थोड़ी इस मामले में तीव्रता लानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो समस्याएं हैं और ज़मीन का जो अगर उलझ जाता है ज़मीन, अब देखिए राम जन्मभूमि के मामले में कितना 500 वर्षों के बाद निर्णय आया, तो सरकार को थोड़ा त्वरित निर्णय लेना पड़ेगा और ज़मीनी स्तर पे उसको तय कर देना पड़ेगा कि किसमें आप कैसे इसको फर्जीवाड़ा को हम रोकें। ये तो मैंने कहा ना कि चलना शुरू करते हैं लोग तो चप्पल भी पहन लिया, खाली पैर चलते थे तो किल चुभने लगा तो चप्पल पहन लिया। तो ऐसी तरह अगर चलना शुरू किया है सरकार ने, जो समस्याएं आएंगी, सरकार कोई भी रहे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश की सरकार जी की सरकार है तो ये अस्थायी 100 वर्षों तक चलेगी, आगे भी सरकारें आएंगी तो उनके लिए भी ये समस्या ना हो। ये तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 1 आध साल में मुझे नहीं लगता है कि ये समाप्त होने वाला है और पूरा ज़मीन का सेटलमेंट हो जाएगा और किसकी ज़मीन कौन है ये चिन्हित हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, इसमें भी समय लगेगा और इस समय में इसमें जो परेशानी आएगी उसको सरकार नोट कर रही है और चिन्हित करके। एक जो बड़ी बात आई थी कि शायद दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया था क्या कि अगर कहीं पर हमको कॉल करें,
ऐसा ऐसा तो मतलब मुझे लगता है क्या कि संभव किसी मंत्री के लिए नहीं है कि राज्य भर के सारे कॉल को रिसीव करे। अच्छा, अपने दर्शकों को ये जानकारी देते हुए कि दिलीप जायसवाल जो इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरा फ़ोन नंबर मैंने अपना जारी किया है और आप हमें चाहें तो किसी समय कॉल करिए, पर उस पर आप करते रह जाइए, वो फ़ोन कोई उठाता नहीं है, न उनके कोई कर्मचारी न उनका पीए। तो ये एक लोगों के सामने एक मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ज़्यादा उचित तो ये होगा कि माननीय मंत्री जी अपना कोई क्या कहें कि वो एक्स अकाउंट करें, जिसको पहले लोग कहते थे कि उसको ट्वीट करके ट्वीट को टैग कर दीजिए उसको, उस तरह की कुछ व्यवस्थाएं करें। उसके मॉनिटर के लिए 8-10 लोग रखें जो कि कहाँ से पूरे ज़िले से कहाँ कहाँ से ट्विटर आ रहे हैं। आप बांट सकते हैं, कमिश्नरी वाइज कर सकते हैं, या क्या कैसे भी कर सकते हैं। 10-15 लोगों की टीम बनाइए, 16 लोगों की टीम लगाइए, एक एक कमिश्नरी में 2-2 3-3 लोग को रखिए और वो मॉनिटर करेंगे कि क्या क्या समस्या है। उस तरह उसको फिल्टर करते हुए वो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उसको 2-3 जगह पे उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हुए जाएं, तो फिर उसको इकट्ठे ओवरऑल वो देख ले सकते हैं कि आज राज्य में जमीन विवाद की कैसी कैसी समस्याएं आई हैं, किस प्रकार की कितनी समस्याएं आई हैं, उस पर वो निर्णय दे पाएंगे। चलिए, अपने दर्शकों को एक और जानकारी देते हुए कि बिहार में 40,000 राजस्व गांव हैं जिनका सर्वे होना है। 40,000 गांवों का सर्वे एक साल के भीतर। मुख्यमंत्री ने तो विभाग के मुख्य सचिव को हाथ जोड़कर कहा था कि चुनाव से पहले इसको करा दीजिए, लेकिन चुनाव तो अगले ही साल होने वाला है। तो क्या इसके पहले माने 40,000 गांवों का सर्वे इतनी जल्दी से साल भर में हो जाए? आप देखिए, कर्मचारी तो हजारों कर्मचारी भी विशेष रूप से लगाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी से यह मामला सलटने वाला है। विवाद आएगा, झंझट होगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई है तो 2-4-5 वर्षों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं के बाद जमीन का सर्वे सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा, लेकिन एक वर्ष में तो नहीं ही होने वाला। अच्छा, एक दस्तावेज को लेकर है कि कौन सा दस्तावेज लेकर जाएं। तो एक तो अपना ज़मीन का जो दस्तावेज है, वो जो कागज़ मैंने रजिस्ट्री आपने कराया तो आपके नाम से वो रजिस्ट्री हुआ होगा, और फिर एक दाखिल खारिज आपने कराया होगा जो उसका एक पुर्जा मिलता है, एक वो, ये 2 कागजात तो बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ एक कोई फॉर्म भी भरना है। नहीं, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने कब तक का रसीद कटाया है। रसीद का जो कागज़ होता है ना, दाखिल खारिज में मैं बता दूं कि जो 2A फाइल होती है, 2A फाइल होती है, उसमें किसका नाम है, उस रजिस्टर्ड 2 में किसका नाम है, उसके आधार पर सरकार तय करती है। ज़मीन तो कोई किसी को भी बेच सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड 2 में जिसको आप दाखिल खारिज करें उसमें आपका नाम चढ़ा है कि नहीं, और उसी के आधार पर रसीद कटती है। प्रक्रिया तो यह रसीद भी 2 प्रकार की कटती है। एक तो म्यूनिसिपैलिटी अपना काटती है, जैसे पटना में अगर म्यूनिसिपैलिटी की रसीद कट रही है वो दूसरी है, और राजस्व कर्मचारी जो रसीद काटता है वो दूसरा होता है। तो आपका रसीद जो कट रहा है वो राजस्व कर्मचारी के द्वारा, रेवेन्यू यानी कि क्या कहिए, वो दाखिल खारिज के बाद वाला रसीद कट रहा है कि सरकार जो म्यूनिसिपैलिटी आपको जलकर मलकर ये सब जो चीज़ें आती है वो ले रही है, कि वो तो किसी से भी लेगी, वो किराएदार से भी लेगी, लेकिन उस वैसा ना लेकर के आपके पास कौन सा कागज़ है वो आपको देखिए। तो आजकल जो लोग ऑनलाइन रसीद कटवा ले रहे हैं, भूमि अर्जन विभाग के उस साइट पर जाइए और वहाँ पर रसीद कटवा लीजिए, तो वो भी मान्य है? हाँ बिल्कुल मान्य है, वह भी तो वो उन्हीं का रसीद है ना, रसीद है, लेकिन वो रसीद कैसा है ये आपको देख लेना पड़ेगा, और पहले का रसीद कब तक का कटा हुआ है वो रसीद आपको संभाल के रखना। अब गांव में एक बड़ी समस्या क्या है कि गांव में, बिहार में आप देखेंगे कि गांव में पलायन बहुत होता है, ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं, रिकॉर्ड्स उतना उनके पास ठीक नहीं है, तो वो कैसे रिकॉर्ड्स को लाएंगे। अब जैसे मान लीजिए खास करके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, सहरसा है या फिर सहरसा कमिश्नरी का है, पूर्णिया कमिश्नरी का है, ये कई बार चंपारण में भी काफ़ी हद तक बाढ़ अच्छी समस्या रहती है, दरभंगा के जो तराई इलाके हैं, उन सब इलाकों में रिकॉर्ड्स बहुत लोगों के पास नहीं होगा। तो सरकार उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ये स्पष्ट बताना चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए सरकार के माध्यम से, NGOs के माध्यम से हो सकता है कि भाई आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, और नहीं है तो सरकार क्या विकल्प दे रही है। ये तो नदियों के कटाव में लोगों की ज़मीन चली जाती है, फिर अनेक ऐसे चीज़ हैं कि उनको अपना शिफ्ट होना पड़ता है, इस गांव से उस गांव तो जाना पड़ता है। जमीन कागज बचाएगा, तो जान बचाने क्या पता अभी में कागज छूट जाता बड़ी समस्या लोगों के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार इन चीज़ों को, मैंने ये जो कहे कि साल भर में ये कर लेंगे, और इसी 30 सितंबर को लास्ट डेट है कि आप फॉर्म भर दीजिए, अपना दावा कर दीजिए, इतना जल्दी हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि इतना जल्दी होगा नहीं, और सरकार को भी
मानवीय संवेदना के साथ इस विषय पर सोचना चाहिए। सरकार, मुझे लगता है क्या कि एक तो सरकारों का होता है क्या कि अपने चेहरे को चमकाना कि मैंने रिकॉर्ड टाइम में ये काम कर लिया। अब विवाद कितना सुलझा कितना नहीं सुलझा, इस बारे में भी तो आपको विचार तो करना इसमें एक राजनीति भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है कि ये सरकार चाहती है कि जल्दी से करके इसका एक क्रेडिट ले लें, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये और झंझट बढ़ाने वाला काम शुरू हो गया है और इससे राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। देखिए, राजनीतिक तौर पे कितनी हानि होगी ये तो इसका आकलन, क्योंकि चुनाव में जब वोट पड़ता है तो कई चीज़ों को लोग देख करके वोट देते हैं और आप देखेंगे कि अंतिम समय में चुनाव के 1-2 दिन पूर्व वोट कैसे शिफ्ट होता है वो 2 दिन पूर्व तय होता है। तो ये इससे बहुत बड़ा हानि होने वाला है या नहीं होने वाला है, मुझे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिर बिहार में जब जाति जनगणना हो रही थी तो बहुत सारे घर ऐसे हैं, खुद मेरा ही घर है, कि हमारे घर पर कोई नहीं आया और हमारी जाति गिन दी गई। ऐसे इसमें भी, इस सर्वे में भी ये सब कुछ होगा कि माने लोग अपना कागजात दे देंगे और उनके नाम पर वो चढ़ जाएगा और जिनका ज़मीन है वो अपना भागते फिरते रहेंगे। जी बिल्कुल होगा, और इसके बारे में मुझे लगता है कोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, माननीय न्यायालय को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुभव है कि मेरे पास कोई आया ही नहीं। होता क्या था कि एक जगह वो सर्वेयर आता था और वो सर्वे था, जनगणना तो थी नहीं, जातिगत सर्वे सेक्शन था, तो बाकी लोगों के बारे में पूछ लेता था या लेती थी और चला जाते थे। तो ये वाला जो है अभी हमारा ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, तो इस सर्वे में भी इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं लगता है। और सब लोग गांव, मान लीजिए कि जो सूरत में काम कर रहा है, अभी उसको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आएगा कि नहीं आएगा, और मान लीजिए वो घर का इकलौता लड़का है, अपने हिस्से का वो इकलौता लड़का है, तो कैसे मैनेज करेगा। तो और अच्छा, आप जितनी आसानी से कह रहे हैं लोग कि ऑनलाइन, हमारे पास एक्सेस बहुत लोगों के पास कम मोबाइल है, लेकिन मोबाइल से गूगल कितने लोग एक्सेस कर पाते हैं, इसका भी सर ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तो समस्या आएगी, तो सरकार को इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करके समय सीमा बढ़ानी चाहिए। और ये है क्या कि 30 सितंबर तक मोटा मोटी खाका हमारे पास आ जाएगा और उसको फिर सीमा आगे बढ़ेगा। मैंने कहा कि 4-5 साल से अंदर ये नहीं होने वाला। तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए शुरू हुआ या आपको लग रहा है? दोनों बात कह सकते हैं आप, राजनीतिक लाभ भी है, लेकिन ये अच्छा कदम है, ये सही। लेकिन एक झंझट पूरे बिहार में, भाई बहन में झगड़ा, बहन भी अपना दावा कर रही है, फिर गांव के लोग भी, माने पटीदार भी, वो भी अपना दावा, कुछ लोगों ने ज़मीन बेच दिया है तो अब तीसरा कह रहा है कि क्यों बेचा। ये एक बहुत झंझट का ये समस्या, तो ये इससे राजनीतिक हानि भी होगी नीतीश कुमार। देखिए, राजनीतिक हानि कितनी होगी ये तो अभी आकलन करना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि अपराध के नियंत्रण में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और लेकिन इतना जल्दी ख़त्म अगर करेंगे तो ये समस्या और जटिल हो जाएगी। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो दस्तावेज़ हैं वो लेकर जो शिविर लग रहे हैं या दफ्तर जहां पर आपको जाना है, ख़ास तौर पर प्रखंड कार्यालयों में इसको जाकर आप करा सकते हैं, लेकिन हर पंचायत में शिविर लगाने की बात हो रही है जहां पर आप जाके अपना दस्तावेज़ जमा करें और अपना ज़रूरी जो कागजात हैं उसको बनवा लें। हालाँकि ये इतनी जल्दी हो जाएगा जैसा वो कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। इसके राजनीतिक लाभ और हानि क्या होंगे इस पर रहेगी हमारी नज़र। क्या नीतीश कुमार की ताबूत में अंतिम कील, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, यही भूमि सर्वे करा देगा, या जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई बहन में, भाई भाई में झगड़ा कराने का ये जो सर्वे हो रहा है ये आखिरकार नीतीश कुमार को ख़त्म कर देगा। देखना दिलचस्प होगा कि ज़मीन के सर्वे से बिहार में राजनीतिक भूचाल आता है कि नहीं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।